पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस टॉपिक का पार्ट 1 कंप्लीट करा था, जिसमें हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, उसके क्लासिफिकेशंस करे थे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझा था। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा लैंड। तो लैंड यानी कि जमीन, लैंड यानी कि जमीन। तो ये जो लैंड है ये हमारे लिए रिसोर्सेज कैसे है? लैंड जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, क्योंकि हम लैंड पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हम अपने हाउसेस को बिल्ड कर सकते हैं, फॉरेस्ट को ग्रो कर सकते हैं। तो लैंड क्या है? एक हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज कहलाया जाता है लैंड। तो ये जो लैंड है ना, ये लैंड बहुत सारे टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड? तो ये जो लैंड है ना, ये लैंड हमारे पास 3 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, 3 पार्ट्स में। जैसे कि 43% जो है हमारे पास प्लेन्स है, प्लेन्स के फॉर्म में लैंड अवेलेबल है। 30% लैंड हमारे पास माउंटेन्स के फॉर्म में अवेलेबल है, और 27 जो रिमेनिंग बचा वो हो गया प्लेट्यूज के फॉर्म में प्रेजेंट है। किसके? प्लेट्यूज के। तो 43% लैंड किसके में अवेलेबल है? प्लेन्स के फॉर्म में, 30% माउंटेन्स के, और 27 हमारे पास प्लेट्यूज के फॉर्म में अवेलेबल है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न। तो अब ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैंड यूटिलाइजेशन। तो लैंड का जो यूटिलाइजेशन है ना, लैंड का यूटिलाइजेशन हम 6 तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले हम फॉरेस्ट लगा दे के हम लैंड का यूटिलाइज कर सकते हैं। एक लैंड है, वहाँ पे हमने बहुत सारे ट्रीज उगा दिए तो फॉरेस्ट बन गया, तो वहाँ पे क्या करा हमने? लैंड का यूटिलाइज कर दिया ऐसे। दूसरा होता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कुछ ऐसी लैंड है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होती है। जैसे कि इसमें 2 टाइप की आती है, बैरन और वेस्टलैंड, यानी जो बंजर जमीन होती है वहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, क्रॉपिंग नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या है हमारी वेस्ट हो गई। तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन के लिए कौन सी आती है? बैरन और वेस्टलैंड। और कौन सी होती है? लैंड फॉर कल्टीवेशन, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, रोड और बिल्डिंग, यानी कि हमने लैंड का यूज कर लिया, अपने घर बना दिए, बिल्डिंग्स बना दी है, और है ना हमने एग्रीकल्चर वहाँ पे कर रहे हैं, या फिर हमने उसको उधर रोड्स बना रखे हैं। तो ऐसी लैंड क्या है? ऐसी लैंड भी यूज नहीं होगी। तो लैंड, कुछ रोड्स बनाने में तो लैंड का यूज कैसे हो सकता है? 2 तरीके से। एक तो बैरन और वेस्ट लैंड होती है, और दूसरी होती है लैंड फॉर एग्रीकल्चर, रोड्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा। फिर आती है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में ना 3 टाइप की लैंड होती है। सबसे पहला होता है ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड यानी कि जो गाय भैंस बकरी वो छोड़ दिया जाता है कि तुम यहाँ से घास खा लो, तो वो आ जाती है हमारी ग्रेजिंग लैंड के अंदर। फिर आता है लैंड फॉरेस्ट मिसलेनियस ट्रीज, मतलब एक ऐसी लैंड जहाँ पे बहुत सारे मिसलेनियस ट्रीज है जिनके बारे में अभी इतनी नॉलेज नहीं है। तो जहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे ट्रीज उगा रखे हैं तो उसको भी मिसलेनियस ट्रीज की लैंड को भी होते हैं। और दूसरा होता है कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड वो लैंड होती है जहाँ पे क्रॉपिंग तो हो सकती है, बट हमने कुछ सर्कमस्टेंसेस या किसी भी वजह से हमने वहाँ पे क्रॉपिंग नहीं करी है। मतलब वो ऐसी लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए है, उस पर वहाँ पे क्रॉपिंग हो सकती है, बट हमने वहाँ पे क्रॉपिंग नहीं करते हैं, तो वो होती है कल्चरेबल वेस्टलैंड। फिर आता है आपका फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स 2 टाइप की होती है, करंट फैलो लैंड और अदर देन करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड यानी कि जहाँ पे 1 ईयर तक कोई भी क्रॉपिंग नहीं होती है, 1 साल के लिए, 1 साल तक उधर कोई भी उस लैंड पे क्रॉपिंग नहीं हुई है। और अदर देन फैलो लैंड होती है 1 से 5 ईयर्स तक, 1 से 5 ईयर्स तक के बीच में वहाँ पे कोई भी कल्टीवेशन क्रॉपिंग नहीं हुई है, वो आती है अदर देन फैलो लैंड में। नेट जोन एरिया, नेट जोन एरिया यानी कि वो एरिया जहाँ, तो वो लैंड जहाँ पे साल में 1 बार क्रॉपिंग होती है, और प्लस वो एरिया जहाँ पे साल में बार क्रॉपिंग होती है। तो लैंड यूज फॉर कल्टीवेशन फॉर क्रॉपिंग मोर देन वंस। यानी कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में कौन सी आएगी? वो लैंड जो कि 1 बार उस लैंड पे क्रॉपिंग होती है, प्लस वो लैंड जो कि बार यूज होती है क्रॉपिंग के लिए। तो यही लैंड यूटिलाइजेशन हम 6 तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहला फॉरेस्ट लगा दो वहाँ पे, उससे। सेकंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए कौन सी लैंड अवेलेबल नहीं होती? जो बैरन और वेस्ट लैंड होती है, यानी कि बंजर जमीन। और दूसरा लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जिसपे हमने बिल्डिंग कर रखी है, एग्रीकल्चर करते हैं, या फिर हमने रोड्स बना रखे हैं, वो सारी चीजें। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में ग्रेजिंग लैंड, यानी गाय भैंस भेड़ बकरी को हमने छोड़ दिया कि तुम यहाँ से जितनी घास खाना है खा लो, तो वो होती है हमारी ग्रेजिंग लैंड में। फिर लैंड फॉर मिसलेनियस ट्रीज,
जहाँ पे बहुत सारे मिसलिनियस ट्रीज उग जाते हैं उधर भी हम कल्टीवेशन नहीं कर पाते हैं। और दूसरा होता है कल्चरेबल वेस्टलैंड, जहाँ पे एक साल मतलब उस पर हम क्रॉपिंग कर तो सकते हैं बट हमने एक साल से वहाँ पे क्रॉपिंग नहीं करी है। फिर आता है फैलो लैंड। फैलो लैंड भी दो टाइप के होते हैं, करंट फैलो लैंड और अदर देन करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड यानी कि जो एक साल तक जहाँ पे हमने क्रॉपिंग नहीं करी है, अदर देन करंट फैलो लैंड जहाँ पे 1 से 5 साल तक के बीच में क्रॉपिंग नहीं हुई है। नेट सोन एरिया जहाँ पे साल में एक बार हम क्रॉपिंग करते ही करते हैं, और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है दोनों का कॉम्बिनेशन जहाँ पे साल में एक बार तो क्रॉपिंग होती है प्लस वो एरिया जहाँ पे साल में 1 से ज्यादा बार क्रॉपिंग होती है। तो ये है लैंड यूज पैटर्न, लैंड यूटिलाइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न। इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे इंडिया में किस किस तरह से लैंड को डिवाइड हो रखा है। इस ग्राफ को आपको याद नहीं करना है, बस आपको एक बार देखना है और समझना है कि किस किस तरीके से हमारे लैंड का यूटिलाइजेशन होता है। तो जो हमारी इंडिया में लैंड है ना वो कितने स्क्वायर किलोमीटर की है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स की लैंड हमारे पास अवेलेबल है इंडिया में, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 93% लैंड का डाटा अवेलेबल है हमारे पास, और बाकी का जो रिमेनिंग 7% है उसका डाटा अवेलेबल नहीं है। तो ये जो 7% कौन सी लैंड आती है, जैसे तो सपोज करिए ये हमारा इंडिया है, सपोज ही करना है, ऐसे नहीं कि ये हमारा इंडिया, ऐसा नहीं लगता, सपोज करना है कि ये हमारा इंडिया है। तो हमारे इंडिया के यहाँ पे नेबरिंग में पाकिस्तान है। अब यहाँ पे पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर का कुछ एरिया पाकिस्तान ने एक्वायर कर रखा है, ठीक है, तो वहाँ का डाटा वहाँ यूज नहीं कर सकते उस लैंड में, तो वहाँ का डाटा अवेलेबल नहीं है। और इधर से चाइना ने कर रखा है, यहाँ से चाइना का बॉर्डरिंग वगैरह वगैरह आता है, तो यहाँ का भी डाटा और कुछ असम साइड का वगैरह वगैरह का डाटा अवेलेबल हमारे पास नहीं है। तो ये जो सारी लैंड है तो ये किसके अंदर आती है? 7% लैंड के अंदर आती है जिसका डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ बॉर्डर्स वगैरह वगैरह कुछ इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे पास वहाँ का डेटा अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे हम कुछ काम नहीं कर सकते, तो इसलिए वहाँ का हमारे पास डाटा अवेलेबल है। बाकी जो रिमेनिंग 93% है वहाँ पे हमारे पास डाटा अवेलेबल भी है और वहाँ पे हम कल्टीवेशन भी करते हैं। तो जो नेट जोन एरिया, अब हमने नेट जोन एरिया पढ़ा, नेट जोन एरिया में क्या था कि साल में एक बार क्रॉपिंग करनी ही करनी है, एक या एक से ज्यादा बार, ठीक है। तो जो नेट जोन एरिया, जैसे कुछ स्टेट्स हैं, जो नेट जोन एरिया है ना पूरे इंडिया में डिफर करता है स्टेट टू स्टेट, जैसे कि हरियाणा और पंजाब। हरियाणा और पंजाब का नेट जोन एरिया मोर देन 80% है, हरियाणा का H लिख देते हैं और पंजाब का P लिख देते हैं। तो हरियाणा और पंजाब का नेट जोन एरिया मोर देन 80% है, यहाँ की 80% से ज्यादा लैंड कल्टिवेशन के लिए यूज होती है। और वहीं पे कुछ अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार ऐसे एरियाज हैं जो वहाँ पे लेस देन 10% है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो और आपका आ गया असम साइड का जो एरिया है, तो वहाँ पे क्या है, लेस देन 10% नेट जोन एरिया के अंदर आता है। तो कितना हमारे पास टोटल लैंड अवेलेबल है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अवेलेबल है, जिसमें से 93% का डाटा अवेलेबल है, 7% का डाटा अवेलेबल नहीं है। और नेट जोन एरिया स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा का, हरियाणा में मोर देन 80% नेट जोन एरिया, और असम और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो यहाँ पे क्या, अरुणाचल प्रदेश में भी लेस देन 10% नेट जोन एरिया है। तो जो लैंड यूज पैटर्न का आपकी बुक्स में डायग्राम दे रखे हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि 2 ईयर्स के दे रखे हैं, 1960 से 1961 का दे रखा है और एक 2014 से 2015 का दे रखा है। इसमें अगर हम देखें तो जो फॉरेस्ट का एरिया है, तो यहाँ पे 18% फॉरेस्ट है और यहाँ पे 23.3% कुछ फॉरेस्ट है। तो हमने देखा कि एज कम्पेयर टू 1960 और 61 और 2014 और 15, तो जो फॉरेस्ट का एरिया है वो हमारा बढ़ गया है, 18% से 23% हो रहा है। बट ये अभी भी इनफ नहीं है, क्योंकि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, कौन सी पॉलिसी? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये कहती है कि हर कंट्री में एटलीस्ट 33% जो लैंड का एरिया है वो किससे कवर होना चाहिए? फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। तो हमारे पास 2014 और 15 की रिपोर्ट के
अकॉर्डिंग कितना है 23%, और होना कितना चाहिए 33%। तो अभी भी ये क्या है, ये अभी भी इनफ नहीं है, 33% होना चाहिए। तो ये जो हमें क्या इसलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें ट्रीज को ग्रोन करना चाहिए, ताकि हम ये जो 30% का है टारगेट इसको अचीव कर सकें। और इसके बाद ये जो ट्रीज है ना, ये ट्रीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? ये ट्रीज सबसे पहले इम्पोर्टेंट होते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए। इकोलॉजिकल बैलेंस, जहाँ पे ट्रीज कम होंगे वहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस बिल्कुल खराब हो चुका होगा। तो सबसे पहले किसके लिए जरूरी है ये? इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। और सेकंड, वहाँ की जो टेरेबल पॉपुलेशन है जो कि पूरा ट्रीज पे डिपेंडेंट है, उसके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि है सॉइल। अब हम सॉइल को समझते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वो है सॉइल। सॉइल यानी कि मिट्टी। मिट्टी बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ प्लांट्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लैंड की टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको सॉइल कहा जाता है। ये सॉइल हमारे लिए बहुत सारे तरीकों से यूजफुल होती है, जैसे कि हम इससे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। और ये जो सॉइल होती है ये हमारे इंडिया में 6 टाइप्स की मिलती है। तो अब हम एक एक करके उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो अब आते हैं सॉइल के क्लासिफिकेशन। तो सॉइल जो होती है वो हमारे पास 6 टाइप्स से मिलती है हमारे इंडिया में, तो उनको एक एक करके समझते हैं। और ये क्लासिफिकेशन एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल का इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पहले भी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। तो सबसे फर्स्ट टाइप की सॉइल आती है वो होती है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होती है? सबसे ज्यादा मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है। एलुवियल सॉइल को सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल भी बोला जाता है। और ये कहाँ पे मेनली मिलती है? नॉर्दर्न और कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। और डिपॉजिटेड वाई कहाँ होती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस। जहाँ कहाँ पे? नर्दर्न प्लेन में। नर्दर्न प्लेन में गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस में होती है। और इसके दो टाइप की होती है, एक ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है और एक न्यू एलुवियल सॉइल होती है। तो जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है उसको क्या बोलते हैं? भांगर सॉइल बोलते हैं। और जो न्यू एलुवियल सॉइल होती है उसको बोलते हैं खादर सॉइल। और ये जो होती है ना, सबसे ज्यादा आइडल होती है शुगर केन को। एलुवियल सॉइल में सबसे ज्यादा शुगर केन उगाई जाती है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है तो क्वेश्चन, तो ये क्या? इट इज आइडियल फॉर ग्रोइंग शुगर केन। और फिर नेक्स्ट आता है ब्लैक सॉइल। तो जो ब्लैक सॉइल है उसको रेगुलर सॉइल भी बोला जाता है। और ये सबसे ज्यादा कॉटन को ग्रो करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए उसे कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। एलुवियल सॉइल में क्या होता है? शुगर केन होता है। और ब्लैक सॉइल में क्या होता है? कॉटन होता है। और ये जो सॉइल होती है ना, किससे वो होती है? जब इग्निशियस रॉक का ब्रेकडाउन होता है तो कौन सी सॉइल बनती है? ब्लैक सॉइल। इग्निशियस रॉक के ब्रेकडाउन से ब्लैक सॉइल बनती है। और ये कहाँ पे मिलती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और ये जो सॉइल होती है ना, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। और ये जो सॉइल होती है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम और लाइम भी बहुत अच्छे अमाउंट में मिलता है। तो ये हो गई एलुवियल सॉइल और ये हो गई ब्लैक सॉइल। अब नेक्स्ट आती है हमारी, तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप की सॉइल है वो है हमारी रेड और येलो सॉइल और लेटरल सॉइल। तो रेड और येलो सॉइल जो होती है वो रेड इसलिए दिखती है क्योंकि उसमें आयरन प्रेजेंट होता है। और जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तब ये येलो कलर की अपेयर होती है। और ये उन एरियाज में होती है। जो रेड सॉइल के क्रिस्टल है ना, वो किससे होते हैं? इग्निशियस रॉक के क्रिस्टल से फॉर्म होते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे वेरी लो रेनफॉल होती है। और ये कौन से स्टेट्स में होती है? जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ डिकेन प्लेट्यू। तो ये रेड और येलो सॉइल रेड किसकी वजह से दिखती है? क्योंकि आयरन प्रेजेंट होता है और ये हाइड्रेटेड द फॉर्म में होती है, तो कैसे कलर की दिखती है? येलो कलर की दिखती है। और ये किसके फॉर्म होते हैं? जहाँ पे लो रेनफॉल होती है। और किससे फॉर्म होते हैं? क्रिस्टल्स ऑफ इग्निशियस रॉक। और ये कहाँ पे फाउंड होते हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ डिकेन प्लेट्यू। और जो हमारी लेटरल सॉइल होती है, लेटरल सॉइल को क्या बोला जाता है? लेटरल सॉइल जो होती है उसमें हाई टेम्परेचर होता है और ये हाई रेनफॉल वाले एरियाज में मिलती है। तो हाई रेनफॉल वाले एरियाज कौन से हो गए? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। और ये जो वो होती है लेस फर्टाइल होती है क्योंकि जिसकी टॉप मोस्ट जो फर्टाइल लेयर होती है वो पानी के साथ बह जाती है कई बार। और इसमें सबसे ज्यादा और इसमें ना सबसे कम अमाउंट में ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया रेड और येलो सॉइल और लेटरल सॉइल। अब नेक्स्ट आती है हमारी, जो हमारे पास लास्ट दो टाइप की क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बचती है वो होती है एराइड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। तो जो अराइड सॉइल होती है वो कहाँ पे मिलती है? जिधर एरिया में स्केंटी ऑफ रेनफॉल होती है, यानी कि कम रेनफॉल होती है। और इसका सॉइल रेड और ब्राउन होता है और इसका जो टेक्सचर होता है बहुत ही सैंडी टेक्सचर होता है। और ये हाई टेम्परेचर की वजह से इसमें क्या होता है?
सॉइल में ह्यूमस की कमी होती है, ह्यूमस और मॉइस्चर दोनों की कमी होती है, और ये कहाँ पे मिलती है? सबसे ज़्यादा वेस्टर्न राजस्थान में मिलती है। तो अराइड सॉइल कौन सी सॉइल है? जो कि लो रेनफॉल वाले एरिया में मिलती है। तो राजस्थान में तो लो रेनफॉल ही होती है, और इसका कलर रेड और ब्राउन होता है, और इसका टेक्सचर कैसा होता है? थोड़ा सैंडी टेक्सचर होता है। और ये कहाँ पे मिलती है? जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो, और हाई टेम्परेचर की वजह से इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर दोनों की कमी होती है। और ये कहाँ पे मिलती है? हमारी राजस्थान में मिलती है। और फिर आता है लास्ट टाइप ऑफ सॉइल, वो होती है फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है? मेनली माउंटेन एरियाज में अवेलेबल होती है, और ये यहाँ पे होता है जहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल अवेलेबल रहती है। और ये सॉइल कहाँ पे मिलती है? हिमालयन रीजन, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में। और ये जो सॉइल होती है रिच होती है ह्यूमस में, और सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है ट्रीज और टी और कॉफ़ी को ग्रो करने में। और इसकी जो जैसे ये माउंटेन है ना, तो ये जो इसकी अपर लेयर वाली जो सॉइल होगी वो क्या होगी? लेस फर्टाइल होगी, और ये जो नीचे लेयर वाली सॉइल होगी वो मोर फर्टाइल होती है। तो इसमें क्या होता है? अपर लेयर यानी कि ये वाली लेस होगी, और ये वाली कैसी होगी? मोर फर्टाइल होगी। ठीक है, तो ये होगा हमारे क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल। अब लास्ट हमारा टॉपिक बचता है सॉइल इरोजन और उसके कंजर्वेशन। तो अब ये जो है हमारा टॉपिक है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन यानी कि सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसका खराब हो जाना, यानी कि उसका हट जाना। तो रिमूवल ऑफ, तो सॉइल इरोजन को हम लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। तो जो सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसका हटना, उसको क्या बोला जाता है? सॉइल इरोजन। अब ये जो सॉइल इरोजन है ना हमारा बहुत टाइप से हो सकता है। तो सबसे पहला होता है हमारा विंड के टाइप से। विंड के टाइप से, तो जो टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन है ना वो हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहला हम कहते हैं विंड इरोजन, यानी कि इतनी तेज हवा चली कि वो हवा चली तो वो अपने साथ साथ जो सॉइल को भी ले चली, जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको भी उठा के ले चली। तो जो विंड की वजह से रिमूवल होता है वो क्या होता है? सॉइल इरोजन में आता है, तो विंड इरोजन बोला जाता है। जो सैंड एक जगह से हट के दूसरी जगह पे जाना होता है विंड की वजह से, उसको बोलते हैं विंड इरोजन। दूसरा होता है शीट इरोजन, पानी की वजह से, जो पानी जैसे पानी के फ्लो के साथ साथ सॉइल हमारी बहती जाती है तो वो होता है शीट इरोजन। और आता है गली इरोजन। तो गली इरोजन गलवाई क्या होता है? जैसे यहाँ पे ये एरिया में सॉइल अवेलेबल है, तो हैवी वाटर के प्रेशर की वजह से ये गली ऐसे नाली सी बना देती है, जिसकी वजह से पानी के भाव की वजह से वो बहता चला जाता है। तो वो कौन सा होता है? गल्स होता है। तो कौन से टाइप की इरोजन? गल्स, शीट इरोजन और विंड इरोजन। और फिर आता है आपका, अब ये जो सॉइल इरोजन है, जो रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल है, उसको हमने टाइप्स तो पढ़ लिया, उसको हम बचा कैसे सकते हैं? तो हम उनको 3 तरीके से बचा सकते हैं। एक होता है काउंटर प्लगिंग, यानी कि लोग क्या करते हैं अपने खेतों में, जैसे ये उनकी फील्ड है तो इस फील्ड में ना ऐसे लाइन 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 ऐसे 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 क्रॉपिंग करते हैं, लाइन वाइज क्रॉपिंग करते हैं। जो छोटा सा बिल्कुल लाइन में पूरी स्ट्रिप्स बना के करते हैं उसको बोलते हैं काउंटर प्लगिंग। टेरेस फार्मिंग में वो ऐसे स्लाइड वाइज, पहले ये लैंड है फिर उसके थोड़ा ऊपर एक और बना देंगे, फिर उसके ऊपर एक और, तो ये यहाँ से क्या होता है कि ये एक सीढ़ी की तरह बना देते हैं, तो उसको बोला जाता है टेरेस फार्मिंग। और स्ट्रिप फार्मिंग होता है कि जैसे ये आपका फील्ड है, इसके बीच में जगह छोड़ छोड़ के जो क्रॉपिंग करी जाती है, और ये जो जगह है यहाँ पे छोटे मोटे ट्रीज लगा देते हैं, घास उगा देते हैं। तो ये क्या होती है, जैसे ये यहाँ पे क्रॉप उग रहा है तो ये जो जगह हमने छोड़ दी है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम ट्रीज लगा देते हैं, ग्रास लगा देते हैं। तो इन ये जो जगह छोड़ के लगाना या जो सीढ़ियाँ बना दी या जो लाइन वाइज फार्मिंग करती है, इससे क्या होता है, इससे जो ह्यूमस होता है ना वो प्रोटेक्टेड रहता है, और जो वाटर होता है वो वाटर कम फ्लो होता है। तो ये 3 टाइप्स होता है सॉइल के कंजर्वेशन के लिए। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या कहीं पर ही मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।